पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज़ का 12 जनवरी से आगाज़ हो रहा है और यहाँ पर अहम सवाल ये है कि क्या वाकई पाकिस्तान की टीम ये सीरीज़ जीत सकती है। हालांकि पाकिस्तान ने जो आखिरी वहाँ पर 4 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं उनमें से 3 में कामयाबी हासिल की हुई है, तो ओवरऑल ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है न्यूजीलैंड में वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। इवन के पाकिस्तान ने वहाँ 15 में से 7 T20 मैचेस जीते हैं, 8 में शिकस्त ज़रूर हुई है, लेकिन आखिरी जो पाकिस्तान ने टूर किया था लगभग यही टीम थी, उसमें पाकिस्तान टीम ने वहाँ पर फाइनल समेत वहाँ पर 2 कामयाबियाँ हासिल की थी मेज़बान टीम के ख़िलाफ़ और 1 में शिकस्त खाई थी। तो इसलिए पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो ये नहीं है कि जैसा कि हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वो तो चले कह सकते हैं कि हमें एक तवील अरसा हो गया है कि ऑस्ट्रेलिया में हमने कोई टेस्ट मैच नहीं जीता, लेकिन न्यूजीलैंड के हवाले से ये बात नहीं कही जा सकती और पाकिस्तान के प्लेयर्स ने वहाँ पर परफॉर्मेंस देकर साबित भी किया है कि वो न्यूजीलैंड में फातेह बन सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान की टीम अगर जिस तरह हम तवक्को कर रहे हैं क्या वाकई मजबूत है, और अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो ये तो कहा जा सकता है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें रैंकिंग में चौथे और तीसरे नंबर पर हैं। पाकिस्तान टीम चौथे नंबर पर है, न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पर है, तो इनमें बड़ा फ़र्क नहीं है, सिर्फ 3 रेटिंग पॉइंट का फ़र्क है। लेकिन अगर ये देखा जाए कि कैरियर के लिहाज से T20 फॉर्मेट में किस टीम के प्लेयर ज़्यादा बेहतर रिकॉर्ड रखते हैं तो ज़रा हमें आइडिया हो सकेगा कि कौन सी टीम बेहतर शेप में है। वैसे तो कोई भी इस बात का दावा नहीं कर सकता कि फ़लाँ प्लेयर ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा। सम टाइम ऐसा होता है कि जिससे आप तवक्को नहीं कर रहे होते वो भी बड़ी परफॉर्मेंस दे जाता है। आमिर जमाल से किसी को तवक्को नहीं होगी कि वो पाकिस्तान की जानिब से सीरीज़ का टॉप विकेट टेकर बनेगा और सीरीज़ का दूसरा टॉप विकेट टेकर होगा, क्योंकि शाहीन अफरीदी से तवक्कुआत थी या फिर किसी हद तक हसन अली से हो सकती हैं या फिर मीर हमज़ा से हो सकती थी, लेकिन आमिर जमाल ने कमाल कर दिखाया था। तो ये चीज़ें होती हैं। हो सकता है कि न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ में हमारा कोई और खिलाड़ी स्टार बनकर उभरे, लेकिन जो साबका कारकर्दगी है उसके ऊपर हम देख सकते हैं। अगर हम पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो मौजूदा T20 स्क्वाड है इसमें शामिल बल्लेबाजों की बात करें तो न्यूजीलैंड के T20 स्क्वाड में सिर्फ एक ही खिलाड़ी है जिसकी एवरेज बहुत कम है, 130 के एवरेज नहीं, स्ट्राइक रेट बहुत कम है, और वो है केन विलियमसन, जिनकी एवरेज 33.30 लेकिन स्ट्राइक रेट 22.89 है। और डेवन कॉनवे उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 129 से ज़्यादा है, लेकिन उनकी जो एवरेज है वो 41.60 है, जो कि मौजूदा कीवी बैटिंग लाइन में किसी भी बल्लेबाज की सबसे ज़्यादा एवरेज है T20 इंटरनेशनल मैचेस में। और इन 2 प्लेयर्स के अलावा सबका स्ट्राइक रेट 130 से ऊपर है। इवन के फिन एलन ने 155 के स्ट्राइक रेट से रन्स किए हैं, ग्लेन फिलिप्स ने 143.85 के स्ट्राइक रेट से रन्स किए हुए हैं, और टिम सिफर्ट ने 137 के स्ट्राइक रेट से रन्स किए हैं। अगर दूसरी जानिब आएँ तो पाकिस्तान की मौजूदा बैटिंग लाइन में एक सिर्फ ऐसा खिलाड़ी है जिसका स्ट्राइक रेट 130 से ज़्यादा है, किसी का स्ट्राइक रेट 135 की हद भी पार नहीं कर सका। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है कि हमारे प्लेयर्स का जो स्ट्राइक रेट है वो ज़्यादा बेहतर नहीं है, और जो एक खिलाड़ी है जिसका स्ट्राइक रेट 130 से ऊपर है वो है इफ्तिखार अहमद, 132.57 उनका स्ट्राइक रेट है, और बाकी जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं उनका स्ट्राइक रेट जो है 130 से नीचे है। रिजवान का स्ट्राइक रेट 127 है, साम अयूब का 123 है, बाबर आजम का 128, फ़खर जमान का 128, और इसके अलावा आज़म खान का जो उन्हें मौके मिले थे उसमें वो परफॉर्म नहीं कर सके थे। सिर्फ 53 का स्ट्राइक रेट है T20 फॉर्मेट में, जो कि अमूमन टेस्ट फॉर्मेट में होता है। इसके अलावा साहबजादा फरहान को जब 2018 में मौके मिले थे तो वो भी ख़ुद को नहीं मनवा सके थे, सिर्फ 86 का स्ट्राइक रेट था और 13 की एवरेज थी। अगर यहाँ पर मुस्तकिल मिजाजी के लिहाज से बात करें तो बाबर आजम और रिजवान पाकिस्तान की टीम के वाहिद खिलाड़ी हैं जिनकी एवरेज 40 से ऊपर है, वरना सबकी बल्कि 30 से ऊपर भी किसी और की एवरेज नहीं है। 49 की एवरेज है रिजवान की, और बाबर आजम की जो एवरेज है वो 41 है। और दूसरी जानब न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइन में सिर्फ डेवन कॉनवे वाहिद खिलाड़ी हैं जिसकी एवरेज जो है वो 40 से ऊपर है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुस्तकिल मिजाजी के लिहाज से, रन्स करने के लिहाज से किसी हद तक पाकिस्तान टीम बेहतर ऑप्शन ज़रूर है इनके पास रिजवान और बाबर आजम की सूरत में। लेकिन अब ये जोड़ी टूट रही है, अब नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं।
अब नया जो तजर्बा किया जाएगा उसमें देखा जाएगा कि सैम अयूब, फ़खर जमान कितनी तवक्कुआत पर पूरा उतरते हैं। ये एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि तवक्कुआत ये होती हैं कि हम पाकिस्तान सुपर लीग की कारकर्दगी या नेशनल T20 कप की कारकर्दगी की बुनियाद पर उसको हम अज्यूम जहन में कर लेते हैं कि ये परफॉर्मेंस जो है ये इंटरनेशनल मैच में भी आएगी। लेकिन दर हकीकत ये सिर्फ एक उम्मीद होती है, एक तवक्को होती है। असल चीज़ ये होती है कि ये खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट में जाकर कितने कामयाब होते हैं, क्योंकि सैम अयूब पाकिस्तान के लिए 8 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं। उनमें उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 123 है, जो कि बाबर आजम और रिजवान से भी कम है। तो ये एक चीज़ है जिसके ऊपर देखा जा सकता है। अगर बॉलर्स की बात करें तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को किसी हद तक एज हासिल ज़रूर है। अलबत्ता जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, जो बॉलर्स हैं, उनका अगर आप इकनॉमी रेट देखें तो वो रन्स देते हैं लगभग 8 रन फ़ी ओवर के इकनॉमी रेट के साथ रन्स दिए हुए हैं। टिम साउथी का 8.13 है, और जो एच सऊदी हैं स्पिनर हैं लगभग 8 का स्ट्राइक रेट है, इकनॉमी रेट है। एडम मिलने का जो है 8.06 है। मैट हेनरी ने 7.91 लगभग 8 रन फ़ी ओवर बनते हैं। दूसरी जानब पाकिस्तान में सिर्फ हारिस रऊफ़ और वसीम जूनियर हैं जिनका इकनॉमी रेट 8 के इर्द गिर्द या ऊपर है। बाकी शाहीन अफरीदी का 7.67, जबकि जमान खान का 6.67 है। इस तरह उसामा मीर का 5.98 है, जो कि बहुत कम है। अलबत्ता आमिर जमाल ज़्यादा कामयाब नहीं हो सके हैं। और उनके जो बाकी स्पिनर्स हैं, अगर एक तो बेन सियर जो कि अभी तक सिर्फ एक मैच खेले हैं, फास्ट बॉलर हैं, वो उनका इकनॉमी रेट बेहतर है, और मिचेल सेंटनर का भी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए बॉलिंग में पाकिस्तान को एज हासिल है। गो के न्यूजीलैंड के जो बॉलर्स हैं उनका जो पेस है वो पाकिस्तान के बैटिंग जो बल्लेबाज हैं उनको परेशान कर सकता है, उनके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद अगर ओवरऑल जायज़ा लें तो पाकिस्तान को बॉलिंग में एज हासिल है। अब ये होगा कि जो पाकिस्तान के बल्लेबाज कदर सुस्त बैटिंग करते हैं न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के मुकाबले में, तो उनकी जो ये कमी है उसको पूरा कर सकते हैं हमारे बॉलर्स। यानी हमारे बॉलर्स को आउट क्लास कारकर्दगी दिखाना होगी इस सीरीज़ में, फिर जाकर हम उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान टीम इसमें कामयाब होगी। और दूसरी जानब पाकिस्तान के बैटर्स को भी अब अपना गियर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, रन्स करना पड़ेंगे। न्यूजीलैंड में छोटे ग्राउंड्स हैं और यहाँ पर रन्स हो सकते हैं। और माजी में जब 2020 में पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड के टूर पर गई थी तो वही टूर था जो कि रिजवान के कैरियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। उन्हें ओपनर भेजना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि फ़खर जमान बीमार थे और बाबर आजम अनफिट हो गए थे। तो उसी से जो सीरीज़ का जो आखिरी मैच था उसमें 89 रन्स किए थे, धुआंधार बैटिंग की थी। उसके बाद अगले मैच में वो साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे थे। फिर वो दिन और आज का दिन रिजवान ने किसी भी दूसरे खिलाड़ी को अपने करीब तर नहीं आने दिया। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रन्स करने वाले खिलाड़ी हैं इस अरसे में जब से वो ओपनर बने हैं। तो इसलिए किसी भी खिलाड़ी के लिए अगर वो बड़े दिल के साथ खेलें तो कोई भी मुश्किल कंडीशन उसके लिए बड़ा चैलेंज नहीं बन सकती है। और रिजवान ये बात साबित कर चुके हैं। अगर पाकिस्तान के खिलाड़ी बड़े दिल के साथ खेलेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि न्यूजीलैंड की कंडीशन हमारे लिए मुश्किल होगी, तो शायद पाकिस्तान के खिलाड़ी बड़ी परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहेंगे और सीरीज़ जीतने में भी कामयाब रहेंगे। क्योंकि ये उनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं होगा जितना दौर ऑस्ट्रेलिया का था। क्योंकि एक जहनी प्रेशर भी होता है, एक मेंटली तौर पर आप सोच रहे होते हैं कि जी हम तो यहाँ कभी जीते नहीं हैं, तो एक बड़ा प्रेशर होता है। लेकिन न्यूजीलैंड में चूँकि हम जीत चुके हैं, और ना सिर्फ एशियाई कंडीशन में बल्कि हमने T20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में उन्हें शिकस्त दी हुई है ऑस्ट्रेलिया में, और न्यूजीलैंड में भी जो आखिरी 2 मैचेस हैं, इवन के फाइनल मैच था ट्रायंगुलर सीरीज़ का, वो भी हम न्यूजीलैंड को हरा चुके हैं। तो पाकिस्तान को किसी हद तक नफसियाती बरतरी हासिल है। लेकिन अब देखना ये है कि नए कप्तान शाहीन शाह अफरीदी इस सूरत हाल को किस तरह लेते हैं और इस बरतरी को किस तरह अपने हक़ में इस्तेमाल करते हैं।